आइए शुरुआत करते हैं अच्छी और सच्ची खबरों की। सबसे पहले बात बर्फबारी की। पिछले 2 हफ्तों से उत्तर भारत भीषण ठंड से ठिठुर रहा है। हालांकि दिल्ली में अच्छी खासी धूप निकली हुई है, लेकिन हिमालय में ठिठुरन बढ़ गई है। द्रास में तो भीषण ठंड से नदी जम गई है। द्रास और करगिल का इलाका -डिग्री का टॉर्चर झेल रहा है, लेकिन ठंड के दंड के बीच गुरेज में लोग स्नो क्रिकेट टूर्नामेंट का आनंद ले रहे हैं। और अभी जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उसे देखकर तो आप रजाई के भीतर भी ठिठुर जाएंगे। हम आपको दिखाने जा रहे हैं केदारनाथ में बर्फबारी का अद्भुत वीडियो। सड़कों पर बर्फ, घरों पर बर्फ, यानी पूरा इलाका बर्फ की चादर में लिपटा हुआ नजर आता है। आसमान से दिखता ये खूबसूरत, अद्भुत और विहंगम दृश्य बाबा केदार का है। केदारनाथ के चप्पे चप्पे पर सफेद चादर बिछी है। बाबा केदार तो ऊखी मठ में विश्राम कर रहे हैं, लेकिन उनके धाम ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। हिमालय में बसे 11वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी हो रही है। केदारपुरी बर्फबारी के बाद चांदी की तरह सफेद चमक रही है। फिलहाल धाम में 3 से 4 फीट तक बर्फ जमा है। पिछले हफ्ते बर्फबारी शुरू होने से पहले तक यहां पुनर्निर्माण जारी था, लेकिन भारी बर्फबारी और तापमान -15 डिग्री तक पहुंच जाने के बाद काम रुक गया और मजदूर लौट आए हैं। केदारनाथ धाम में पिछले 3-4 दिन से लगातार तेज बर्फबारी चल रही है। अधिक बर्फबारी के कारण ठंड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तापमान -15 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जा चुका है, जिससे पुनर्निर्माण कर्मियों को केदारनाथ धाम में काम करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। केदार घाटी नहीं, केदारनाथ धाम में भी कुछ ऐसा ही नजारा है। यहाँ बर्फ से पहाड़ लदे हुए हैं, पुल और सड़कें सफेद चादर से लिपटी हुई हैं। झील का पानी जमकर बर्फ बन चुका है। प्रकृति ने इस इलाके को काफी खूबसूरती से नवाजा है। बद्रीनाथ धाम में मौजूद सरोवर तक जम गए हैं। छत से टपकता पानी गिरने से पहले ही जम जाता है। दुकान, मकान, प्रतिष्ठान सब बर्फ के आहोश में है। बर्फ से लदे पहाड़ बद्रीनाथ धाम की सुंदरता में 4 चांद लगा रहे हैं। ठंड का आलम तो ये है कि यहाँ का तापमान -16 डिग्री से नीचे जा चुका है, लेकिन आईटीबीपी के जवान सुरक्षा के लिए मुस्तैद हैं। उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री, हरसिल, मुखवा, धराली जैसे इलाकों में भी लगातार बर्फबारी जारी है। क्या मकान, क्या खेत, क्या पहाड़ियां, सभी सफेदी से ढकी हुई नजर आती हैं। आने वाले कुछ दिनों तक पहाड़ों पर ऐसी ही बर्फबारी देखने को मिलने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है, और इसकी वजह है पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में एक डिस्टर्बेंस बन रहा है, जो 21 जनवरी से 25 जनवरी के बीच तक मौसम को बदलने में मदद करेगा। इससे पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और बारिश होगी। वहीं मैदानी इलाकों में बारिश और बौछारें पड़ने की संभावना है। जो बारिश होगी वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से प्रेरित चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र के साथ साथ जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से नमी वाली हवाएं हैं वो बारिश लेकर के आएंगी। और इस बार हमें उम्मीद है कि कुछ इलाकों में 24-25 तारीख के आसपास ओलावृष्टि भी हो सकती है, जिससे फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका है। कश्मीर घाटी में भी इन दिनों पारा 0 से नीचे पहुंच गया है, और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि आने वाले 2 से 3 दिनों में पारा और लुढ़कने के आसार हैं। फिलहाल हालात ये हैं कि लोग बर्फ को घड़ों में भरकर ले जा रहे हैं, और इस बर्फ को पिघलाकर पीने का पानी बनाया जा रहा है। जीने के लिए पानी, सड़क और बिजली चाहिए, मगर उसका नाम निशान नहीं। पानी का आप हाल देख रहे हैं, ये बर्फ हम काट कर तो यही पानी बर्तन को भी लगाते हैं, नहाने को भी, मुंह दोनों को भी। अगर पीने के लिए तो घोड़ूपुर जाते हैं, वो उधर 3 किलोमीटर नाड़ में उधर थोड़ा सा पानी निकलता, उधर से लाते हैं। हालांकि पहाड़ों पर हुई बर्फबारी ने सैलानियों के दिलों को जरूर खुश कर दिया है, और यही वजह है कि टूरिस्ट स्पॉट सैलानियों से गुलजार नजर आ रहे हैं।
यात्रा शुरू की है इस एरिया के लिए। तो आज का 14 आदमी हम साथ आए हैं और 14 आदमी ऊपर जाएंगे और इस जो लुत्फअंदोज नज़ारा हमारे पास मिलेगा इसका हम आनंद उठाएंगे। सैलानियों को यहाँ का मौसम बेहद रास आ रहा है। गुरुवार से कश्मीर में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने जा रहा है। बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। पहाड़ों पर रात में हल्की बर्फबारी हुई, लेकिन आने वाले एक हफ्ते तक पूरे कश्मीर में इस बर्फबारी का अनुमान लगाया जा रहा है। इससे मौसम में स्थिरता भी आई है। दरअसल जिस अंदाज से बादल छाए हुए हैं आसमान में, उससे जो तापमान है उसमें स्थिरता आई है और बीती रात मात्र -2 डिग्री तक श्रीनगर का तापमान लुढ़का, जबकि दिन में 2 से 3 डिग्री तक इस तापमान के जाने की उम्मीद है। और पिछले कई दिनों से जो ठंड से लोगों को मुश्किलें हो रही थी, उससे थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। लेकिन इस बर्फबारी को लेकर जहां एक तरफ लोगों के लिए दिक्कतें बढ़ती हैं, खास तौर से दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोगों को, वहीं पर लोग दूसरी तरफ इस बात को लेकर खुश हैं कि ये बर्फबारी जहां खेती के लिए, पानी के साधनों के लिए ज़रूरी है, वहीं पर इस बर्फबारी ने कश्मीर में विंटर टूरिज्म को काफ़ी बढ़ावा दिया है और हज़ारों की तादाद में पर्यटक जो हैं अब कश्मीर में इस बर्फबारी का मजा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। करगिल और द्रास में तो तापमान -21 डिग्री दर्ज किया गया है। सुरु नदी पर बर्फीली हवा का असर साफ देखने को मिल रहा है। नदी के ऊपरी परत पूरी तरह से बर्फ बन चुकी है। बर्फ से ढकी वादियां सैलानियों को तो लुभा रही हैं। इस बर्फबारी का इंतजार यहाँ के किसानों को भी पिछले 2 बरसों से था। पिछले 2 सालों से ठीक से बर्फ न पड़ने की वजह से किसानों को नुकसान तो हो रहा था, लेकिन इस बार हुई बर्फबारी ने यहाँ के लोगों और किसानों को बड़ी राहत दी है। किसानों को उम्मीद है कि इस बार सेब और दूसरी फसलें पिछले साल के नुकसान की भरपाई कर देंगी। करगिल और द्रास ही नहीं, जम्मू कश्मीर के दूसरे तमाम इलाकों में जमकर ठंड पड़ रही है और अनुमान जताया जा रहा है कि बर्फबारी का ये सिलसिला 24 जनवरी तक चलेगा। जम्मू कश्मीर से अशरफ आनी, केदारनाथ से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो पहाड़ों पर बर्फबारी का कहर है तो मैदानी इलाकों में शीतलहर ने सितम ढाया हुआ है। उत्तर भारत में ठंड के से कुछ राहत जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन अभी भी सर्दी से लोग परेशान हैं। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में इस साल ठंड ने पिछले 15 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। IMD डेटा के मुताबिक दिल्ली में इस साल जनवरी में अब तक कुल 8 कोल्ड वेव डे घोषित किए जा चुके हैं, जो पिछले 15 सालों में सबसे ज्यादा और 31 सालों में दूसरे सबसे ज्यादा है। दिल्ली में पहले 5 जनवरी से 9 जनवरी तक और फिर 16 जनवरी से 18 जनवरी तक शीतलहर का प्रकोप देखने को मिला। इससे पहले 1997 में और 98 में जनवरी महीने में 7 दिनों तक शीतलहर का कहर जारी रहा था, जबकि जनवरी 2021 में 6 दिनों तक ऐसे हालात बने। लेकिन पिछले साल जनवरी में एक भी कोल्ड वेव दर्ज नहीं हुई थी। शीतलहर का जिक्र हो ही रहा है, तो ऐसे में शीतलहर को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। केवल ठंडी हवा को ही शीतलहर नहीं कह सकते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक जब भी न्यूनतम तापमान 4 डिग्री या फिर उससे कम होता है तो कोल्ड वेव की घोषणा की जाती है। इसके अलावा जब न्यूनतम तापमान 2 डिग्री से भी कम हो जाए तो गंभीर कोल्ड वेव डे की घोषणा होती है। इस साल जनवरी में अब तक ऐसे 2 दिन महसूस किए जा चुके हैं। ऐसा पिछले 17 सालों में पहली बार हुआ है। जनवरी 2006 में भी 2 दिन गंभीर शीतलहर चली थी। हिंदुस्तान की बर्फबारी तो आपने देख ली। अब हम आपको 7 समंदर पार दूर लिए चलते हैं, जहां पर पारा -8 या 9 नहीं बल्कि -45 तक चला गया है। लेकिन इसके बावजूद स्पेन के बाशिंदे जिस तरीके से मौसम की दुश्वारियों को मात देकर जिंदगी जिंदादिली से जी रहे हैं, उसकी तारीफ करनी पड़ेगी। आइए दिखाते हैं उनका हौसला। गाड़ियों पर बर्फ, पेड़ पौधों पर बर्फ, घर के चारों ओर बस बर्फ ही बर्फ। ये तस्वीरें स्पेन के शहर ओपाकुआ की हैं।
जहां आसमान से बरसती बर्फ की फुहारों ने पूरे शहर को मानो बर्फ का शहर बना दिया है। यूरोप के सबसे खूबसूरत देशों में शुमार स्पेन की ये तस्वीरें सैलानियों के लिए किसी रोमांच से कम नहीं है। खून जमा देने वाली ठंड ने पूरे स्पेन को अपने आगोश में ले रखा है। स्पेन के बास्क प्रदेश में भारी बर्फबारी हुई है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। खेत खलिहान पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। इंसान तो इंसान, जानवर भी ठंड से बेहाल हैं, लेकिन फिर भी मानो ठंड को चुनौती दे रहे हों। बर्फबारी का आलम यह है कि स्पेन के ट्रैफिक डिपार्टमेंट के मुताबिक इलाके की कम से कम 128 सड़कें बर्फबारी से या तो बंद हो गई हैं या फिर सड़कों पर यातायात प्रभावित हुआ है। भीषण ठंड और बर्फबारी की वजह से माइनस पारे के बावजूद यहां जिंदगी जिंदाबाद है। स्पेन की रफ्तार को बर्फबारी ने ब्रेक जरूर लगाई है, लेकिन इसे रोक नहीं पाई। स्पेन की रफ्तार को कायम रखने के लिए प्रशासन भी मुस्तैदी से बर्फ हटाने में जुटा है। करीब 128 सड़कें बर्फबारी से बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं, लेकिन जल्दी ही प्रशासन ने सड़कों पर जमी बर्फ की मोटी चादर को मशीनों से हटाना शुरू कर दिया है। वहीं रूस के याकुत्स्क शहर की ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। मॉस्को से लगभग 5000 किलोमीटर दूर बसे इस शहर में इस वक्त पारा -52 डिग्री तक पहुंच चुका है। वातावरण इस कदर ठंडा हो चुका है कि नूडल्स तक जम रहे हैं। मतलब नूडल्स की प्लेट से मुंह तक पहुंचने के बीच सर्दी खाने तक को जमा दे रही है। सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो साइबेरिया के याकुत्स्क इलाके का ही बताया जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक यहां 61 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और उत्तरी स्पेन का बड़ा इलाका अभी ऑरेंज स्नो की चपेट में है। शुक्रवार के बाद से स्पेन वासियों को भीषण बर्फबारी से राहत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए खबरों के सफर को हम आगे बढ़ाते हैं। बात करते हैं गणतंत्र दिवस परेड की, जिसकी तैयारियां करीब करीब पूरी हो चुकी हैं और अब फुल ड्रेस रिहर्सल के लिए तीनों सेनाओं के अंग तैयारियां कर रहे हैं और उसको अंतिम रूप दे रहे हैं। मगर गणतंत्र दिवस परेड में लोगों का सबसे ज्यादा ध्यान अगर कोई अपनी ओर खींचता है तो वो है वायुसेना के विमानों का फ्लाई पास्ट, जिसको लेकर वायुसेना पूरी तरह से तैयार है। वायुसेना की तरफ से बताया गया है कि इस बार उनके 50 विमान कर्तव्य पथ पर उसके आसमान में उड़ान भरते नजर आएंगे, जिनमें पहली बार लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड भी इसका हिस्सा होगा। सलामी मंच के ऊपर होगी। जबकि नौसेना का IL-38 विमान भी इस समारोह में पहली बार और शायद आखिरी बार प्रदर्शित किया जाएगा। कर्तव्य पथ पर कदमताल करते सेना और अर्धसैनिक बलों के ये दस्ते गणतंत्र दिवस के समारोह को मनाने की तैयारी में जुटे हैं। एक तरफ जहां ये जवान 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर अपने शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन इसी तरह से करते नजर आएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ वायुसेना के फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर कर्तव्य पथ के आसमान में कुछ इसी अंदाज में गरजते हुए दिखाई देंगे। For the Trishul maneuver. गणतंत्र दिवस परेड का ये वो पल होता है जिसे देखकर हर हिंदुस्तानी गर्व और रोमांच से भर जाता है। वायुसेना ने इस बार भी परेड के लिए खास तैयारी की है, जिसकी जानकारी वायुसेना की ओर से दी गई, जिसमें बताया गया है कि इस बार गणतंत्र दिवस परेड में 50 विमान फ्लाई पास्ट का हिस्सा होंगे, जिसमें 23 लड़ाकू विमान और 18 हेलीकॉप्टर शामिल होंगे, जिसमें 8 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और एक विंटेज एयरक्राफ्ट डकोटा भी वायुसेना के फ्लाई पास्ट को खास बनाएगा। तो वहीं गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण के कार्यक्रम में राष्ट्रपति को वायुसेना की युवा महिला अधिकारी फ्लाइट लेफ्टिनेंट कोमल रानी असिस्ट करेंगी, जबकि पैदल मार्च करने वाले वायुसेना के दस्ते का स्क्वाड लीडर सिंधु रेड्डी नेतृत्व करेंगी, जिसमें फ्लाइट लेफ्टिनेंट आयुष अग्रवाल, फ्लाइट लेफ्टिनेंट तनुज मलिक और फ्लाइट लेफ्टिनेंट प्रधान निखिल दस्ते में मौजूद होंगे। निखिल, आप खुद भी रहेंगे इस बार मार्चिंग कंटिजेंट में। व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू बी स्पेशल? क्या अलग रहने वाला है इस बार के मार्चिंग कंटिजेंट में?
क्या लग रहा है कि ट्रॉफी एयरफोर्स ही लेकर आएगी इस बार फिर से? सो वो एक बेंचमार्क सेट कर दिया एयरफोर्स ने पिछले सालों में, काफ़ी सालों में से इसकी बेस्ट मार्टिन कंटेंट है। सो वो काफ़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे शोल्डर्स पे कि वापस वो रखना है। एंड ऑब्वियसली स्टैंडर्ड्स हाई है ये बार भी। सारे ही बंदे जो एयरमैन है, ऑफिसर्स है, सबने ही बहुत पुटन मारा हुआ है इस बार। Arrowhead formation. इन सब के अलावा गणतंत्र दिवस परेड के दौरान कर्तव्य पथ पर वायुसेना अपनी झांकी में सभी रेस्क्यू ऑपरेशंस और विदेशों में हुए एयरलिफ्ट ऑपरेशंस की झलक दिखाएंगे। साथ ही वायुसेना के वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट नेत्रा का प्रोटोटाइप भी दिखाया जाएगा। यानी इस झांकी में वायुसेना के शौर्य और पराक्रम की झलक देखने को मिलेगी। पिछले साल राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किए जाने के बाद ये पहला गणतंत्र दिवस समारोह वहां पर होने जा रहा है, जिसके लिए इंडियन एयरफोर्स पूरी तरह से तैयार है। और अब इंतजार 26 तारीख का है, जब ये वायुवीर अपने शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन कर हिंदुस्तान की ताकत को दुनिया के रूबरू रखेंगे। दिल्ली से अक्षय डोंगरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। Over water channel north of Rajput. कर्तव्य पथ पर इस बार महिलाओं का दमखम भी दिखाई देगा और इसमें वायुसेना भी पीछे नहीं है। वायुसेना के पैदल मार्च करने वाले दस्ते को स्क्वाड्रन लीडर सिंधु रेड्डी नेतृत्व करेंगी, जिनसे तैयारियों को लेकर खास बातचीत की मेरे सहयोगी अक्षय डोंगरी ने। कोरोना के बाद एक बार फिर से रिपब्लिक डे के मौके पर, गणतंत्र दिवस के मौके पर मार्चिंग की रौनक वापस आने वाली है। अगर बात की जाए इंडियन एयरफोर्स की, भारतीय वायुसेना की, तो जो मार्चिंग कंटिंजेंट है 144, उसमें जवान और अफसर शामिल होंगे, जिनको लीड करेंगे स्क्वाड्रन लीडर रेड्डी यहाँ पर जो हमारे साथ मौजूद है। मैम, कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे पहले तो। कैसा लग रहा है आपको? इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कितने समय से आप ट्रेनिंग कर रही है जो आप लीड करेंगी मार्चिंग कंटिंजेंट उसके लिए? कंटिंजेंट के साथ पिछले 2 महीने से हम ट्रेन कर रहे हैं। बहुत ही टफ कंडीशंस में हम ट्रेन कर रहे हैं एंड दिल्ली के सर्दियों को भी बीट करना इज अ वेरी बिग टास्क एंड वी बीन डूइंग दैट एंड वी बीन डूइंग दैट बिकॉज वी हैव द प्राइड एंड वी आर वेरी होपफुल दैट एंड वी होपफुल एंड श्योर दैट वी विल टेक द बेस्ट मार्चिंग कंटिंजेंट ट्रॉफी दिस टाइम। 4 बार एयरफोर्स को, भारतीय वायुसेना को बेस्ट मार्चिंग कंटिंजेंट का ट्रॉफी मिली हुई है। इस बार आपके कहीं ना कहीं कंधों पर ये जिम्मेदारी रहेंगी क्योंकि आप लीड करेंगी मार्चिंग कंटिंजेंट। तो कैसा लग रहा है आपको? अगर बात की जाए, एक महिला अगर खुद से मार्चिंग कंटिंजेंट लीड करती है, हर बार खबर बनती है, हर बार कई सारे लोग, पूरा देश इनफैक्ट प्राउड फील करता है कि उन देश की बेटी भारतीय वायुसेना या फिर कोई भी मार्चिंग कंटिंजेंट उसको लीड कर रही है। तो वो फीलिंग कैसी है, उसके बारे में अगर आप बताना चाहिए। कंटिंजेंट के हर एक बंदे ने बहुत ही एफर्ट मार के we've reached here. Everybody's been training really hard to be where we are today, and each one of us have the josh as well as the energy to perform on the final day. और इस बार होने वाली गणतंत्र दिवस परेड में सेना के तीनों अंगों के बैंड भी शामिल होंगे। ऐसा ही इस बार देखने को मिलेगा। वायुसेना के बैंड को लीड करने वाले ऑफिसर अशोक कुमार से खास बातचीत की अक्षय डोंगरे ने। भारतीय वायुसेना के कुछ अफसर, कुछ सिपाही मौजूद है जो हमें ये बताएंगे कि इस बार क्या अलग होने वाला है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है वारंट ऑफिसर अशोक कुमार, जो 26 साल से भारतीय वायुसेना के मार्चिंग कंटिंजेंट में शामिल रहे और 18 साल से उसको लीड भी करते रहे। तो सर, 18 साल एक रिकॉर्ड है आपका खुद का मार्चिंग कंटिंजेंट लीड करने का। क्या इस बार अलग रहेगा? क्या आप किस तरह से देख रहे हैं इस बार की रिपब्लिक डे परेड? इस बार हम लोग जो हैं एक नई उमंग में, नए जोश में हम मार्च कर रहे हैं, क्योंकि हमारा इस बार हमारे भारतीय वायुसेना का जो नंबर है, हम जो लीड करते हैं सर्विस को, तो इस बार भारतीय वायुसेना जो लीड कर रही है तो उसमें हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा हो जाता है कि हम अच्छे से अच्छा परफॉर्म हम लोग अपने बैंड के साथ में और मार्चिंग कंटिंजेंट के साथ में कर सके। और हर साल की तरह जो हमने 4 बार ट्रॉफी जीता है, और इस बार भी हमारा पूरा जोर, हम लोगों की कोशिश रहेगी कि हम अपना परफॉर्मेंस अच्छे से अच्छा कर सकें और ट्रॉफी के लिए कोशिश हम लोग करें। जी बिल्कुल, बिल्कुल सर। कितने आपके मेंबर्स रहेंगे बैंड? मेरे बैंड में 72 म्यूजिशियन रहेंगे, जिसमें कि 3 ड्रम मेजर भी साथ में शामिल रहेंगे। टोटल 75 म्यूजिशियन हम लोग साथ में रहेंगे सर। 75 म्यूजिशियन जी सर। शामिल रहेंगे। और इस बार ट्यून्स के बारे में अगर बात की जाए तो क्या कहते हैं? जी, ट्यून्स हम लोग जो कर्तव्य पथ पे इस बार जो हम लोग बजा रहे हैं, जो ट्यून्स हैं वो हैं एस्ट्रोनॉट, स्पेस फ्लाइट, एयर बैटल, लड़ाकू, सारे जहां से अच्छा, बनिहाल, नॉर्थर्न बॉर्डर,
और हर साल की तरह इस बार भी हम लोग सैल्यूटिंग के लिए जो हमने हमारा ट्यून सेलेक्ट किया हो साउंड बैरियर है सर। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मुंबई को मिली सबसे बड़ी सौगात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में 12,618 करोड़ रुपए की लागत से तैयार मेट्रो प्रोजेक्ट को राष्ट्र को समर्पित कर दिया। मुंबई में वैसे तो लोकल को मुंबई की लाइफलाइन कहा जाता है, लेकिन वक्त के साथ साथ मुंबई मेट्रो भी लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने का अहम जरिया बन रही है। मुंबई में मेट्रो का दायरा आज से और बढ़ जाएगा। कल से मुंबई मेट्रो 2 नए रूट्स पर दौड़ने लगेगी, यानी अब घंटों का सफर मिनटों में पूरा हो सकेगा। मेट्रो 2A और मेट्रो 7 रूट की वजह से मुंबईकरों को काफी सहूलियत मिल जाएगी और इस सुविधा से लोगों का घंटों का सफर भी आसान होने वाला है, मिनटों में पूरा होगा। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जिस रूट पर यह मेट्रो बनाई गई है वो बेहद व्यस्ततम रूट है। खासतौर पर सुबह और शाम के वक्त यानी कि पीक आवर्स के टाइम पर ये एरिया काफी व्यस्त रहता है। अंधेरी ईस्ट से लेकर दहिसर ईस्ट का ये वो रास्ता है जो मुंबई से गुजरता है, मुंबई से गुजरा जाता है और इस मुख्य हाईवे पर मेट्रो के निर्माण से अंधेरी से दहिसर के बीच रहने वाले लोगों को एक बड़ी सौगात मिलेगी। वैसे आमतौर पर सुबह के वक्त दहिसर से मुंबई आते समय 30 मिनट के रास्ते को पूरा करने के लिए 1.5 घंटे का वक्त लग जाता है, लेकिन अब यह सफर महज चंद मिनटों में पूरा हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने मुंबई की इस सौगात को सपना साकार होने जैसा बताया है। पहली बार आज भारत बड़े सपने देखने और उन सपनों को पूरा करने का साहस कर रहा है। वरना हमारे यहां तो पिछली सदी का एक लंबा कालखंड सिर्फ और सिर्फ गरीबी की चर्चा करना, दुनिया से मदद मांगना, जैसे तैसे गुजारा करने में ही बीत गया। ये भी आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है जब दुनिया को भी भारत के बड़े बड़े संकल्पों पर भरोसा है। प्रधानमंत्री मोदी ने मंच से मुंबई मेट्रो का उद्घाटन किया और वहां से मुंबई मेट्रो की सवारी के लिए पहुंचे और मेट्रो पर मौजूद लोगों का प्रधानमंत्री ने हाथ जोड़कर अभिवादन भी किया। इस सफर में प्रधानमंत्री से मिलने वहां मौजूद युवा भी पहुंचे। पीएम ने सम्मान के साथ लोगों को वहां बैठने के लिए बोला और उनसे बातचीत की। ये मेट्रो मुंबई वालों के लिए खुशखबरी लाई है क्योंकि महानगरी में सुहाने सफर के लिए आज से नई शुरुआत हो रही है। तो आज से मुंबई में 2 और मेट्रो लाइन्स शुरू होने वाली है, जिससे शहर में आवाजाही की सुविधा बढ़ जाएगी। ये मेट्रो लोकल ट्रेन से सस्ती होगी या नहीं, किराया कितना होगा, देखिए मेरे संवाददाता मुस्तफा शेख की रिपोर्ट। मुंबई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुंबई मेट्रो की 2 लाइनें दी हैं, 2A और लाइन 7। ये दोनों ही लाइनें जो है मुंबई का जो वेस्टर्न सबर्बन बॉर्डर है दहिसर, वहां से शुरू होकर अंधेरी पर आकर खत्म होगी। आपको पहले मेट्रो लाइन 2A का जो वैशिष्ट्य है वो बताते हैं। उसमें सबसे जरूरी बात ये है कि दहिसर वेस्ट इलाके से लिंकिंग रोड से चीजों को जोड़ने वाली ये मेट्रो लाइन होगी, जो कि दहिसर ईस्ट से शुरू तो जरूर होगी लेकिन दहिसर वेस्ट में आएगी और उसके बाद अंधेरी वेस्ट में आकर खत्म होगी। मेट्रो की जो पहली लाइन है मुंबई की लाइन 1, उसका जो डीएन नगर मेट्रो स्टेशन है उस पर उसके पास ही बिल्कुल आकर अंधेरी वेस्ट का स्टेशन होगा, यानी कि मेट्रो 2A से मेट्रो 1 कनेक्टेड रहेगी। साथ ही साथ आपको ये बता दें कि इस जो मेट्रो के प्रवास का फेयर है, जो नया मेट्रो लाइन है, उसमें 10 रुपए से शुरू होकर 50 रुपए तक की कीमत का ये फेयर रहेगा। अभी मेट्रो शुरू होने के बाद ये बात का जायजा लग पाएगा कि एक लाइन से दूसरी लाइन पर जाने के लिए कितनी रकम देनी पड़ेगी, लेकिन फिलहाल जो मेट्रो कॉर्पोरेशन की तरफ से अमाउंट डिक्लेयर किया गया है वो मिनिमम 10 रुपया है 1 से 2 स्टेशन के लिए और मैक्सिमम जो है वो 50 रुपए का दर रहेगा। तो अब देखना ये होगा कि क्या ये जो मेट्रो लाइन है ये मुंबई में लिंकिंग रोड पर ट्रैफिक जाम की समस्या थी वेस्टर्न सबर्ब में, उसे दूर कर पाने में कामयाब हो पाती है या नहीं। कैमरा पर्सन समीर शानबाग के साथ मुस्तफा शेख, गुड न्यूज टुडे।
आगे बढ़ते हैं, बात राजस्थान के कोटा शहर की। कोटा एक ऐसा शहर है जहां पर कोचिंग सेंटर्स चलते हैं, कहें कि कोचिंग फैक्ट्री के तौर पर इसको देखा जाता है। एक शहर जो गला काट प्रतिस्पर्धा के बीच इंजीनियरिंग या मेडिकल कोर्स में दाखिले की गारंटी के तौर पर खुद को पेश करता है। राजस्थान का ऐसा शहर जहां करीब 4,000 करोड़ की कोचिंग इंडस्ट्री दिन दुनी रात चौगनी तरक्की कर रही है। करीब 2 दशक से, यूं कहें कि करीब 20 सालों से हर साल हजारों लाखों बच्चों का स्टडी डेस्टिनेशन बन जाता है। उनका यह भरोसा है कि कोटा शहर से ही होकर आईआईटी या एम्स जैसे मेडिकल कॉलेजेस का रास्ता निकलता है। पेरेंट्स के अलावा छात्रों में भी यह धारणा बन चुकी है कि कोटा गए बगैर इंजीनियर या फिर डॉक्टर नहीं बना जा सकता। इसी सोच ने रजिस्ट्रेशन के इस बड़े शहर, राजस्थान के इस बड़े शहर को सुर्खियों में लाया है, बल्कि सैकड़ों कोचिंग सेंटर्स वाली एक फैक्ट्री यहां पर बन गई है। और उसी का नतीजा है कि देश के कोने कोने से इन कोचिंग सेंटर्स में दाखिला लेने वाले कुछ बच्चे मन मुताबिक नतीजे जब ना मिले तो आत्महत्या जैसा कदम उठाने से भी संकोच नहीं करते। राजस्थान शहर राजस्थान के राज्य मानवाधिकार आयोग का दावा है कि कोटा में सिर्फ पिछले साल कोचिंग में दाखिला लेने वाले 22 छात्रों ने खुदकुशी कर ली, जिसमें 18 बच्चों ने तो फंदे पर झूलकर अपनी जान दे दी। महंगी फीस, घर से हजारों किलोमीटर दूर, परीक्षा में नाकामयाब होने के डर से पहले तो डिप्रेशन के शिकार होते हैं, फिर सुसाइड जैसा खौफनाक कदम उठा लेते हैं। यानी गलाकाट, प्रतियोगिता और होम सिकनेस जैसे फैक्टर्स अवसाद को बढ़ाते हैं और कमजोर क्षणों में इंजीनियरिंग और मेडिकल कोर्सेज में दाखिले की उम्मीद लगाए बैठे छात्र आत्मघाती बन जाते हैं और इस घोर निराशा में अपने माता पिता और परिवार को जीवन भर का दुख दे जाते हैं। यही वजह है कि बड़ी उम्मीदों के साथ अपने अपने शहर से कोटा में तैयारी के लिए पहुंचने वाले छात्रों के लिए ये शहर सुसाइड पॉइंट न बने, इसके लिए राजस्थान के कुछ सरकार की तरफ से कुछ कदम उठाए गए हैं। या यूं कहें कि कोचिंग सेंटर्स और पीजी हॉस्टल का संचालन करने वाले लोगों के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं, ताकि 16-17 साल की छोटी सी उम्र में भी बच्चे आत्महत्या जैसा कदम न उठाएं। इसीलिए सबसे पहले बात कोचिंग संस्थानों के लिए जारी नियमों की कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले कोचिंग सेंटर्स भ्रमित करने वाले विज्ञापन या इश्तेहार नहीं छपवा सकते। ये सबसे बड़ा पॉइंट है, जिसमें टेस्ट रिजल्ट पब्लिश करने पर भी रोक लगा दी गई है। इसके अलावा कोई भी कोचिंग संस्थान अपने विज्ञापन में नहीं लिख सकेगा कि वो मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश और भर्ती परीक्षाओं में चयन की गारंटी देता है। झूठे फर्जी विज्ञापनों पर रोक लगाने के लिए पूरे राज्य में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोचिंग निगरानी समिति का गठन किया जाएगा। इन कमेटीज में पुलिस और प्रशासन के साथ साथ अभिभावकों और डॉक्टर्स को भी शामिल किया जाएगा। कोचिंग संस्थानों का विज्ञापन प्रकाशित करने से पहले जिला स्तरीय कमेटी से उसे पास करवाना होगा। अगर जिला स्तरीय कमेटी के फैसले से कोई भी अभिभावक या फिर छात्र असंतुष्ट होगा तो वो 30 दिनों के अंदर राज्य सरकार से मामले में दखल की अपील कर सकता है। गाइडलाइंस के उल्लंघन पर आरोपी कोचिंग सेंटर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोचिंग संस्थान अपने सेंटर्स में भी टेस्ट लेते हैं और टेस्ट के रिजल्ट को भी प्रकाशित कर देते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। टेस्ट रिजल्ट में कम नंबर देखकर छात्र गलत कदम न उठाएं, इसीलिए ये फैसला लिया गया है। कोचिंग संस्थान और अभिभावकों के पास स्टूडेंट्स के आवास का पता और मोबाइल नंबर होना जरूरी है। हॉस्टल और पीजी सुविधाओं के आसपास पुलिस गश्ती जरूरी होगी। कोचिंग हॉस्टल में सुरक्षा गार्ड्स के साथ सीसीटीवी कैमरे भी लगे होने चाहिए। पुलिस थाने में छात्र छात्राओं के लिए अलग से हेल्प डेस्क बनेगा। कोचिंग सेंटर्स या कहें कि नए कोचिंग सेंटर्स खोलने से पहले देखना जरूरी होगा कि आसपास कोई शराब या फिर नशीले पदार्थ की बिक्री तो नहीं हो रही है। कोचिंग संस्थान में आने वाले स्टूडेंट्स और दूसरे लोगों के लिए एक मूवमेंट रजिस्टर या फिर इलेक्ट्रॉनिक उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था की जाएगी। स्टूडेंट के मानसिक स्वास्थ्य के लिए कोचिंग संस्थानों में जागरूकता सप्ताह का आयोजन होगा। इसके लिए जिला स्तरीय कमेटी
अनुभवी मनोविशेषज्ञों को बुलाएगी और उनकी मदद लेगी। तनाव रोकने के लिए वर्कशॉप का आयोजन होगा। जिला प्रशासन पर कोचिंग संस्थानों से मासिक कार्यक्रम तैयार करवाकर उनसे उनके आयोजन करने की जिम्मेदारी होगी। पुलिस थाने का संपर्क नंबर और हेल्पलाइन नंबर स्टूडेंट्स को देने होंगे। पीजी और हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक यूनिफॉर्म फॉर्मेट लागू किया जाएगा। इसमें उनकी पूरी डिटेल्स, अभिभावकों के संपर्क की सूचना, मासिक किराया, रिफंड नीति, दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी और कोचिंग संस्थान के नियमों की जानकारी दी जाएगी। अगर स्टूडेंट्स बिना सूचना दिए 3 दिन अनुपस्थित रहते हैं तो उनके अभिभावकों से संपर्क कर गैर हाजिर रहने का कारण कोचिंग संस्थान को पता करना होगा। कोटा में इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे छात्र जिस दबाव से गुजरते हैं उसे समझना इतना मुश्किल नहीं है। एक तरफ परिवार का दबाव होता है जो किसी भी तरह बेटे का एडमिशन अच्छे इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल कॉलेज में हो जाए, ये जरूरी रहता है, और दूसरी तरफ कोचिंग संस्थान में पढ़ाई का दबाव, जहां तैयारी के दौरान हर छात्र एक दूसरे से खुद की तुलना करता है। छात्र परिवार की उम्मीदों का ही बोझ नहीं ढोते बल्कि पड़ोसी रिश्तेदारों के सवालों से भी घबराते हैं। और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स तैयारी कराते हुए कई बार नाकामी का ठप्पा पहले ही लगा देते हैं। क्लास में घंटों पढ़ाई, भारी असाइनमेंट्स, मुश्किल क्लास टेस्ट का दबाव सभी छात्र नहीं झेल पाते। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 में राजस्थान सरकार ने कोचिंग संस्थानों के लिए कानून बनाने के बारे में सोचा था। ड्राफ्ट बनाने के लिए कमेटी भी बनाई गई, लेकिन आगे कुछ नहीं हुआ। अब 4 साल बाद मामले में ठोस और निर्णायक कदम उठाने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि कामयाबी का दूसरा नाम बन चुकी कोटा फैक्ट्री कुछ छात्रों के लिए कैद न बन जाए। तो राजस्थान सरकार इन गाइडलाइंस के बाद कोचिंग संस्थानों की मनमानी पर नकेल कसने के लिए जल्द ही कानून भी लाने वाली है। और गुड न्यूज से बातचीत के दौरान राजस्थान सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने इस बात की जानकारी दी और उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको दिखाते हैं। सरकार इसको लेकर काफी गंभीर थी। कुछ दिन पहले चिंतन शिविर में भी इसका जिक्र हुआ और आखिरकार सरकार ने कल गाइडलाइंस ला दी। इन गाइडलाइंस को अमल करने में इनके ड्राफ्ट में जो है मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी शामिल थे, वो खुद हमारे साथ मौजूद है। सर, बच्चों की सुसाइड एक बड़ा मुद्दा बन गया था पूरे देश भर के अंदर। कोटा के अंदर ये 13वें बच्चे ने कुछ दिन पहले सुसाइड किया था। इस दिन आप चिंतन शिविर कर रहे थे। सर, देखिए, बच्चों को तय कर लेना चाहिए कि उनकी जिंदगी पे सबसे पहला हक उनके मदर फादर का है। कहीं डिप्रेशन में आने की जरूरत नहीं है। कहीं जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, हर रात के बाद उजाला होता है, लेकिन जो रात के अंधेरों से लड़ते हैं उनको उजाले मिलते हैं। घबराओ मत दोस्तों, आगे बढ़ो। इसमें मैं इतना कहूंगा कि अब हम ला रहे हैं बिल, जबरदस्त सख्त बिल। कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, मेडिकल यूनिवर्सिटी हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, ये अपने आप को भगवान समझने लग गए। बच्चों का फ्यूचर में आप बेईमानी नहीं कर सकते। मेरे पास इतनी शिकायतें आती है, मेडिकल यूनिवर्सिटी के बच्चे, मेडिकल कॉलेजों के बच्चे, स्टूडेंट, बच्चियां आती है जो राजस्थान के बाहर की हैं, तो आपको भी इनके ऊपर भी तो कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए। आखिरी सवाल, क्योंकि आपने एक्सक्लूसिव जानकारी दी है हमारे दर्शकों को कि आप नया एक्ट लाने वाले हैं गाइडलाइन के बाद में, उस एक्ट में कुछ सजा के प्रावधान के बारे में अगर आप बता सके, किस तरीके की आप दिशा में जा रहे हैं कि 23 तारीख से सेशन भी आ रहा है। अभी मैं आपको पूरा, क्योंकि एक्ट आने से पहले डिस्कस करना ज्यादा ठीक नहीं है, लेकिन मेरी खुद की पर्सनल इच्छा है कि इसमें सजा का प्रावधान भी हम करें, क्योंकि बच्चा जब सुसाइड करता है तो उसके परिवार पे क्या बीतती है आप अंदाज कर लो। ये थे हमारे साथ मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास। कहा जाता है विद्या विनयम ददाती, लेकिन आजकल विनय की जगह खौफ दिया जा रहा है, तभी 1 दर्जन से अधिक बच्चे जो है सुसाइड कर चुके हैं कोटा के अंदर। खैर, सरकार ने कहा है गाइडलाइन के बाद अब नया एक्ट भी जल्द लाएगी। कैमरा पर्सन निखिल शर्मा के साथ जयपुर से जय किशन शर्मा, गुड न्यूज टुडे।